जय सिया राम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक सिया राम ई लर्निंग। तो आज हम लोग नेक्स्ट जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत की जनजातियों में एक जनजाति के बारे में पहले बात कर रखी है, जिसका नाम था गद्दीर। तो आज जो दूसरी प्रमुख जनजाति है जो भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है संथाल। क्या नाम है? संथाल, या फिर इसको संताल भी कहते हैं, संथाल भी कह सकते हैं, या फिर कुछ जगहों पर इसे संताल के नाम से जाना जाता है। तो आप चाहे संथाल याद रखिए चाहे संताल याद रखिए, दोनों एक ही जनजाति का नाम है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ निश्चित टॉपिक पर ही इनके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके निवास क्षेत्र के बारे में, कि भारत में किस स्थान पर प्रमुख रूप से ये संथाल जनजाति निवास करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निवास क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो संथाल भारत की सबसे बड़ी आदिम जनजाति है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो मतलब कि अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक या सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बड़ी जनजाति का मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो है संथाल की। तो संथाल भारत की सबसे बड़ी आदिम जनजाति है। अनुमानतः इनकी संख्या 40 लाख से अधिक, 40 लाख अप्रॉक्स, 40 लाख से इनकी जो पॉपुलेशन है वो 40 लाख के आसपास है। इनका निवास क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का संथाल परगना होने के कारण ही इस जनजाति का नाम संथाल पड़ा है। तो इनका जो प्रमुख निवास क्षेत्र है वो क्या है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और यहीं पर एक परगना है जिसका नाम है संथाल। उस परगना का नाम ही यानी कि स्थान का नाम ही क्या है? संथाल। इसी कारण इस जनजाति को हम लोग संथाल के नाम से जानते हैं। लेकिन कर्नल डाल्टन जो एक प्रमुख जनजाति विशेषज्ञ थे, उनका यह मत है कि संथाल नाम स्थानीय है और वे इन्हें झारखंड राज्य के मूल निवासी न मानकर पश्चिमी बंगाल के मूल निवासी मानते हैं। अर्थात यह मानते हैं कि ये झारखंड में के मूल निवासी नहीं है जहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, बल्कि ये कहाँ के मूल निवासी हैं? पश्चिम बंगाल के मूल निवासी हैं। और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जनपद में सिल्ट परगना पड़ता है। कौन सा परगना पड़ता है? सिल्ट परगना पड़ता है। उसी में सावंत नामक स्थान है। यानी कि पश्चिम बंगाल में, भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जनपद है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है। और उस डिस्ट्रिक्ट में एक परगना है जिसका नाम सिल्ट है, और उस परगना में एक और स्थान है जिसका नाम सावंत है। उसी स्थान से इनका कह सकते हैं कि जन्म हुआ है, जिसको सावंत भूमि भी कहते हैं। इसीलिए इसी भूमि के वासी होने के कारण इनको हम लोग संथाल के नाम से जानते हैं। ये किसका मत है? ये मत है डाल्टन का, कर्नल डाल्टन का। जबकि ज्यादातर लोग क्या जानते हैं कि संथाल जनजाति का नाम छोटा नागपुर पठार के संथाल परगना में निवास होने के कारण इनका नाम वहीं से संथाल पड़ा है। ठीक, इनका नाम संथाल पड़ा। बंगाल वाले इन्हें संताल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? संताल। जैसा कि मैंने आपको बताया, संथाल या फिर संताल, और संताल ही लिखते हैं। बिहार वाले भी इन्हें संताल कहते हैं। क्या कहते हैं? संताल। यहाँ पर सौताल लिखा गया था तो वो गलत है, यही जो संताल लिखा है। बिहार वाले भी संताल कहते हैं। और हो सकता है कि संथाल और संताल शब्दों का अपभ्रंश हो और अधिक प्रचलित हो गया हो, किंतु इनकी अधिकांश जनसंख्या संथाल परगना में निवास करती है। यही इनका मूल निवास स्थान है। आजकल लोग देश के कुछ अन्य भागों में भी फैल गए हैं। अर्थात संथाल जो जनजाति है या संताल जो जनजाति है, इनका मूल स्थान संथाल नामक परगना ही है, जो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पड़ता है, यानी झारखंड में पड़ता है। और उन्हीं के नाम पर इनका नाम संथाल पड़ा है। लेकिन वर्तमान समय में इनकी जनसंख्या आसपास के इलाकों में भी फैल गई है, चाहे पश्चिम बंगाल के आसपास या फिर झारखंड के आसपास के जो छोटे छोटे कह सकते हैं कि पठारी राज्य है, वहाँ पर भी इनका विस्तार हो गया है। ठीक, तो ये हो गया। तो अगर निवास क्षेत्र की बात करें तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं
ये लोग मुख्यतः छोटा नागपुर, पठार और पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं और वहीं पर ही निवास स्थान के नाम पर ही इनका नाम संथाल या संताल पड़ा है। ठीक, नेक्स्ट अगर आगे देखें हम तो इनकी प्रजाति विशेषताओं के बारे में बात करने की, देखने में कैसे होते हैं या फिर इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है, तो संथाल मध्यम कद के होते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला या मटमैला होता है, जबकि आप पीछे पड़े थे गद्दीज लोग कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, लेकिन संथाल कैसे होते हैं, काला या मटमैला होता है। इनका सिर लंबा, नाक चपटी, आंखें गहरी भूरी या काली, होंठ मोटे, दाढ़ी छोटी होती है, बाल काले एवं घुघराले तथा शरीर गठीला होता है। ठीक है, ये शारीरिक बनावट है। जबकि पीछे आप लोगों ने गद्दीज की शारीरिक बनावट पढ़ी होगी, तो वो लोग लंबे होते हैं, मध्यम कद या लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, होंठ पतली होती है, आंखें काली होती है, शरीर स्थूल होता है और थोड़ा सा गठीला भी होता है। ये आपने गद्दीज की शारीरिक बनावट पढ़ी थी। लेकिन जबकि अगर हम संथाल की बात करें तो संथाल लोग काले होते हैं, जस्ट अपोजिट। सिर इनका लंबा होता है, नाक चपटी होती है, आंखें गहरी भूरी होती है या फिर काली भी हो सकती है, होंठ मोटे होते हैं, दाढ़ी छोटी सी होती है, बाल काले एवं घुघराले होते हैं तथा शरीर कैसा होता है, गठीला होता है। ये हो गई आपकी संथाल की प्रजाति विशेषताएं या फिर आप ये कह सकते हैं कि शारीरिक बनावट। आप यहाँ पर प्रजाति विशेषताओं के स्थान पर शारीरिक बनावट भी हेडिंग डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई भी एक हेडिंग डाल के आप इन चीज़ों के बारे में बता देंगे कि संथाल देखने में कैसे है या उनकी शारीरिक बनावट कैसी है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं भाषा यानी कि लैंग्वेज ना कौन से बोलते हैं, तो सीधी सी बात है, इनकी एक भाषा है संथाल मुंडा भाषा बोलते हैं, जो आस्ट्रिक भाषा वर्ग की एक शाखा है। ये लोग मुंडा भाषा के अलावा बिहारी, बंगाली तथा असमी भाषाओं में भी आवश्यकता अनुसार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बंगाल, बिहार, झारखंड और असम में ही निवास करते हैं, इसीलिए ये लोग बिहारी, बंगाली और असमी भाषाएं कुछ लोग बोलने में सक्षम होते हैं। लेकिन इनकी जो प्रमुख भाषा है वो कौन सी है, मुंडा भाषा है, जो आस्ट्रिक समुदाय की है। कौन से समुदाय की है, आस्ट्रिक भाषा के समुदाय की है। इन लोगों को बिहार, बंगाल तथा असम आदि क्षेत्रों में दूसरों लोगों से संपर्क स्थापित करना होता है, जहां उन्हें बिहारी, बंगाली एवं असमी भाषाएं बोलनी पड़ती है। इसलिए ये लोग बहुभाषाई हो गए हैं, अर्थात अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं। लेकिन इनकी जो प्रमुख भाषा है या मुख्य भाषा है उसको आप लोग याद रखेंगे, वो कौन सा है, मुंडा। कौन सा है, मुंडा। और इसके साथ साथ ये लोग अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग राज्य में जाते हैं तो वहाँ से ये लोग बिहारी, बंगाली और असमी भाषा भी सीख लेते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों से इनको कन्वर्सेशन यानी बातचीत करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग आपका इसमें है जीवन यापन के ढंग। जीवन यापन के ढंग, ये अपना जीवन यापन किस तरीके से व्यतीत करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो संथाल लोग अधिकतर खेती करते हैं। क्या करते हैं, खेती यानी कि कृषि। जबकि आप लोगों ने नागा के बारे में पढ़ा था, वो लोग क्या करते थे, पशुपालन या पशुचारण। इनकी कृषि की विभिन्न प्रणालियां हैं। चावल इन लोगों की प्रमुख फसल है। प्रमुख फसल कौन सी है, चावल है। कुछ मात्रा में ज्वार, बाजरा एवं मक्का भी पैदा करते हैं। साथ ही अपने घरों के समीप साग सब्जी भी उगाते हैं। इनकी कृषि पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है। किस पर, वर्षा पर आधारित होती है, जो कि यहाँ नीचे लिखा गया है। तो अगर आप देखें मुख्य रूप से तो संथाल अधिकतर मुख्य व्यवसाय है, इनके जीवन यापन करने का जो मुख्य आधार है वो क्या है, कृषि है। और कृषि में ये मुख्य रूप से किसकी खेती करते हैं, चावल की। हालांकि थोड़ी बहुत खेती अन्य चीज़ों को भी कर लेते हैं, चावल के अलावा मक्का, ज्वार और बाजरा, और इसके साथ साथ घर के आसपास थोड़ी साग सब्जी भी उगा लेते हैं। ठीक है, और इनकी जो कृषि होती है, क्योंकि इनके पास सिंचाई का कोई और साधन नहीं है, तो ये पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है। वर्षा होगी तो खेती होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। तो इनकी कृषि पूर्णतः किस पे आधारित है, वर्षा पर आधारित है। लेकिन वर्षा की अनिश्चितता के कारण फसल हर वर्ष अच्छी नहीं होती तथा सर्वत्र उपजाऊ मिट्टी के अभाव के कारण सामान्यतः
उत्पादन वर्ष भर के भोजन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, और क्योंकि मिट्टी भी अगर उपजाऊ नहीं है हर जगह समान मात्रा में, तब भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं हो पाता है। तो वर्ष भर के लिए इनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, इसके लिए अतएव संथाल उदर पूर्ति हेतु, उदर मतलब पेट, पेट भरने के लिए कृषि के अतिरिक्त शिकार करने, मछली पकड़ने तथा वन वस्तु संग्रह का काम भी करते हैं। यानी आखेटक का कार्य भी ये लोग करते हैं, और उसके बाद मछली भी पकड़ते हैं, फिशिंग का काम भी करते हैं, हंटिंग का भी काम भी करते हैं, और आखेटक का काम भी करते हैं। यानी कि वनों में घूम घूम के कंदमूल, फल या फिर लकड़ी भी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि खेती से इनके वर्ष भर का खाद्यान्न पैदा नहीं हो पाता या उपज नहीं हो पाती है, क्योंकि ये इनके पास सिंचाई के साधन नहीं है। तो वर्षा होगी तभी अच्छी खेती होगी, सही समय पे वर्षा होगी तब अच्छी खेती होगी, और इसके साथ साथ इनका कह सकते हैं कि पर्याप्त उपजाऊ मिट्टी भी नहीं है ना। तो लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल के जीवन यापन करने का मुख्य आधार क्या है, तो वो है कृषि। इनका मुख्य कार्य क्या है, खेती ही है। लेकिन खेती के अलावा ये लोग अन्य चीजें भी करते हैं। ये लोग पशुपालन भी करते हैं, लेकिन इससे भी काम नहीं चलता। फलतः ये संथाल परगना के पूर्व तथा पश्चिमी, अब भाई खेती भी कर लिए ये लोग, पशुपालन भी कर लिए ये लोग, और उसके साथ साथ शिकार भी कर लिए, उसके बाद मछली भी पकड़ लिए। तब भी क्या होता है, क्योंकि सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में होंगी, मिलेंगी तभी तो काम आएंगी। तब भी अगर काम नहीं चलता है तो ये संथाल परगना के पूर्व तथा पश्चिम बंगाल एवं बिहार दाने क्षेत्र में मुख्यतः श्रमिकों के रूप में कृषि कार्य करते हैं। तो खेती तो ये लोग करते ही हैं, तो इसलिए हम दूसरे के यहाँ जाके बिहार में या पश्चिम बंगाल के अन्य लोगों के खेत में ये लोग मजदूरी का काम करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं। बहुत से संथाल दक्षिण की ओर संलग्न धनबाद, हजारीबाग जनपदों के कोयले तथा अन्य खानों में काम करते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं मजदूरी के रूप में, कुछ लोग कोयले वोयले के खदानों में काम करते हैं। भाई जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए जो बन सकता है वो लोग करते हैं। कुछ संथाल असम तथा दार्जिलिंग के चाय बागानों और पश्चिमी बंगाल के जूट एवं कपड़े के कारखानों में भी काम करते हैं। जंगलों को काटकर साफ करने में ये अग्रणी है, लेकिन अन्य गृह शिल्पों का ज्ञान इन्हें बहुत कम है। इस प्रकार जीवन यापन के स्रोत एवं ढंग में चतुर्दिक कृषि, वन, खनन आदि उद्यानों से संथाल बहुत प्रभावित है। फिर भी इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, क्योंकि हर जगह इनका बहुत शोषण होता। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग इस टॉपिक को, जो टॉपिक का नाम है आपका जीवन यापन के ढंग। अगर जीवन यापन के ढंग के बारे में बात करें तो एक बार अगर हम इसको कह सकते हैं कि समराइज करने का प्रयास करें, तो आपने समझा कि संथाल लोग मुख्य रूप से कृषि करते हैं, और कृषि इनकी वर्षा आधारित होती है। तो पर्याप्त वर्षा न होने के कारण, उपजाऊ मिट्टी की कमी के कारण ये वर्ष भर का पर्याप्त भोजन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो जिसके कारण से ये लोग कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट का काम, मछली पकड़ने का काम, और उसके बाद हंटिंग का काम यानी शिकार का कार्य भी करते हैं, और इसके साथ साथ ये थोड़ा बहुत पशुपालन भी कर लेते हैं। तब भी काम नहीं चलता तो ये दूसरे के खेतों में जाके मजदूरी करते हैं, यानी आसपास के जो इलाके हैं बिहार के, पश्चिम बंगाल के, वहाँ जाके मजदूरी करते हैं। कुछ लोग वहाँ चले जाते हैं, कुछ लोग कोयले के खदानों में चले जाते हैं, वहाँ पर खानों में काम करते हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ जो उनको आसपास मिलती है वो सब में संलिप्त हो जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा चतुर्दिक तरीके से कृषि, वन कि वन काटने में भी, यानी कि पेड़ों के कटाई में भी ये बहुत आगे है। तो कृषि, वन, खनन आदि उद्योगों में संथाल बहुत ही अच्छे से सम्मिलित है। लेकिन तब भी इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये केवल पेट भरने के लिए ही इतना काम इनको करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतना संसाधन यानी कि रिसोर्स नहीं है। और ऐसा इसलिए भी होता है कि जहाँ पर भी ये लोग काम करने जाते हैं, चाहे वो मजदूरी के रूप में खेती करने जाएं, चाहे खनन में जाएं, तो वहाँ पर इनका शोषण अधिक होता है। शोषण अधिक होने का मतलब कि काम अधिक लिया जाता है, दाम कम दिया जाता है। काम अधिक लिया जाता है, दाम
कम दिया जाता है, पैसा कम देते हैं ना। ठीक, तो ये हो गया इनका जीवन यापन। इसी तरीके से इनका जीवन यापन चल रहा है और ये लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। तो अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें कि ये मुख्य रूप से इनका भोजन क्या है, या भोजन के रूप में ये मुख्यतः किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो संथालों का जो मुख्य व्यवसाय कृषि है, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। अतः इनके भोजन की मुख्य सामग्री कृषि जनित पदार्थ है। इनके मुख्य खाद्यान्न चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का है। ये लोग मांसाहारी भी है। सूअर और बकरे का मांस एवं मुर्गी का अंडा इनका मुख्य आहार है। ये शराब के भी बड़े शौकीन होते हैं। ये शराब अपने अपने घरों में चावल तथा महुआ के फूलों से बना लेते हैं। जो शराब इनके घर पर बनाई जाती है उसे पचवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पचवाई। अर्थात खाना तो, क्योंकि कृषि पे आधारित इनका जीवन यापन है, तो चावल, मक्का, जौ ये तो खाएंगे ही, और उसके साथ साथ ये लोग मांसाहारी भी होते हैं, तो सूअर और बकरे, और उसके बाद कह सकते हैं कि मुर्गे के अंडा वगैरह भी ये लोग खाते हैं। और इसके साथ साथ ये लोग शराब भी पीते हैं, जो ये लोग घर पर ही बनाते हैं, खरीद के नहीं पीते हैं। ये चावल और महुए के रस से ये लोग घर पर ही एक शराब बनाते हैं, जिसको ये लोग पचवई कहते हैं। उसी तरीके से एक शराब गद्दी रोज भी बनाते थे, जो जंगली पौधों से बनाते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे? नुकरी। उसको क्या बोलते थे वो लोग? नुकरी। और यहाँ पर ये लोग शराब को क्या बोलते हैं? पचवई। ठीक। धनी संथाल शराब का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, जबकि गरीब संथाल केवल उत्सवों एवं त्योहारों पर ही शराब का प्रयोग करते हैं। तो जो धनी है भाई, हर वर्ग में कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। तो जो अमीर लोग हैं वो रोज़ शराब पी रहे हैं, पचवई पी रहे हैं और खाना पचा रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं वो बेचारे कभी कभी शादी बारात या उत्सवों में ही पचवई का सेवन करते हैं। ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें कि इनके वस्त्र और आभूषण की बात कर लें हम, कि ये किस तरीके का वस्त्र धारण करते हैं, कौन कौन से आभूषण धारण करते हैं, तो अन्य आदिवासी जातियों की भांति संथाल भी वस्त्रों का उपयोग बहुत कम करते हैं। अब जब ये शहरों के संपर्क में आने लगे हैं तो वस्त्रों का उपयोग करने लगे हैं, नहीं तो इसके पहले ये लोग वस्त्रों का उपयोग बहुत ही कम करते थे, बस किसी तरीके से अपना काम चला लेते थे। संथाल पुरुष घुटनों के ऊपर धोती पहनते हैं और शेष शरीर नग्न अवस्था में रहता है। क्या करते हैं? घुटनों के ऊपर धोती पहनते हैं और शेष शरीर क्या होता है? नग्न होता है। यानी कि केवल एक धोती यहाँ से लपेट लिए, बस, बाकी सब कुछ नहीं पहनते हैं संथाल। पहले तो वो भी नहीं पहनते थे, थोड़ा सा बस केवल कह सकते हैं कि जंगली चीज़ों से अपना थोड़ा सा बदन ढक लेते थे। उसके बाद बाकी सब जो पुरुष होते हैं वो इसी तरीके से रहते हैं। ठीक। शुभ अवसर पर तथा उत्सव के समय ये लोग पगड़ी तथा कुर्ते भी पहन लेते हैं। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी केवल एक धोती ही पहनती है, यह भी केवल घुटनों तक होती है और उसी को स्थल पर भी लपेट लेती है, वक्षस्थल पर भी लपेट लेती है। अर्थात धोती लपेटनी जो घुटने तक है, उसके बाद उसी को यहाँ से भी लपेटनी, बस, और कुछ नहीं पहनते हैं। केवल एक धोती का कह सकते हैं ये लोग ग्रहण करते हैं। स्त्रियां और पुरुष केवल लुंगी पहनते हैं, कह सकते हैं एक गमछे टाइप का लपेट लेते हैं। ठीक। ये लोग श्रृंगार के बड़े प्रेमी होते हैं। जो संथाल लोग होते हैं या संथाल की स्त्रियां होती हैं, ये लोग श्रृंगार के बहुत प्रेमी होते हैं, सजने संवरने के बहुत मन होता है। स्त्रियां पुरुषों से एक अधिक श्रृंगार करती हैं। ये पीतल और कांसे के गहने धारण करती हैं, रंगीन फूलों को अपने बालों में जोड़े में बांधती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। युवक हाथों में चांदी का कड़ा पहनते हैं। ठीक। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं। तो इस तरीके से ये लोग श्रृंगार प्रेमी भी होते हैं। तो आभूषण के रूप में ये कुछ प्रमुख कह सकते हैं, पीतल और कांसों से बने गहने पहनती हैं और फूलों से अपने बालों को भी सजाती हैं। जबकि युवक लोग भी कड़ा पहनते हैं और उसके अलावा इनके वस्त्र के रूप में ये लोग केवल धोती का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक। नेक्स्ट अगर हेडिंग देखें तो अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो संथाल के आवास के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका घर द्वार कैसा होता है। इनका घर द्वार कैसा होता है, इसका आवास का निर्माण ये लोग अपने कैसे करते हैं। तो आवास के बारे में बात करें तो संथाल बांस और पेड़ की लकड़ियों के ठाठ के सहारे मिट्टी डालकर सुंदर झोपड़ी नुमा मकान बनाते हैं। ये अपने घरों को खूब सजा कर रखते हैं। घर का पूजा स्थल भीतरी कहलाता है। क्या कहलाता है? भीतरी।
यानी घर में एक पूजा का स्थान होता है, जिसे ये लोग क्या बोलते हैं, भितरी कहते हैं। और ये अपने घर को काफी सजा के रहते हैं, जिसका निर्माण ये लोग लकड़ियों और मिट्टी से करते हैं। उसी घर में ये अपने पशुओं को भी बांधते हैं। इनकी बस्ती अस्थाई होती है, जिसमें 100 से 200 घर होते हैं। अभी तक आप लोगों ने गद्दी लोगों के बारे में पढ़ा था, तो वो अर्धघुमक्कड़ी होते हैं, ठंडी के दिनों में नीचे, गर्मी के दिनों में पर्वत के ऊपर। लेकिन इनकी जो झोपड़ी होती है, जो घर होता है, वो एक ही जगह पर होता है, अस्थाई होता है। और एक समुदाय में 100 से 200 घर होते हैं, या एक बस्ती में 100 से 200 घर होते हैं। ये बस्तियाँ बड़ी साफ सुथरी होती है। इनकी बस्ती में बड़े बड़े चबूतरे भी बने होते हैं, जहाँ पर इन लोगों की पंचायत होती है। क्या होती है? पंचायत होती है। तथा उत्सव भी इन्हीं पर मनाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गए इनके आवास। आवास में मुख्य रूप से आपने क्या देखा कि भाई एक बस्ती में 100 से 200 घर, और जो इनका घर होता है वो लकड़ियों और मिट्टियों का बना होता है, साफ सुथरा होता है, अपने घर को सजा के रखते हैं। इनके घर में एक पूजा घर भी होता है, और उस पूजा स्थान को ये लोग भीतरी के नाम से पुकारते हैं। ठीक, अब सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें कि भाई ये सामाजिक व्यवस्था इनकी कैसी है, रहन सहन कैसा है, तो अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भी देख लेते हैं। तो संथाल लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था है बड़ी अनोखी है, बड़ी अनोखी है। इनके समाज में एक बड़ा बूढ़ा होता है, जिसे ये लोग अपनी भाषा में मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी। जो सबसे बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है इनके समाज में, उसे ये लोग मांझी कहते हैं। पूरे समाज की व्यवस्था इसी मांझी के ऊपर होती है। अर्थात ये प्राइम मिनिस्टर होता है अपने बस्ती का। कौन? मांझी। यह हर एक प्रकार की व्यवस्था का प्रबंधक होता है। इस प्रकार की प्रणाली को पराहा प्रणाली कहते हैं। कौन सी प्रणाली कहते हैं? पराहा प्रणाली। किस प्रकार की प्रणाली को? यानी किसी बस्ती में या किसी समाज में कोई एक निश्चित इंसान जो बड़ा बुजुर्ग है, वही सारी व्यवस्था प्रबंधन का या मैनेजिंग का देखेगा, जिसे ये लोग मांझी कहते हैं। और इसी प्रणाली की ये लोग क्या बोलते हैं? पराहा प्रणाली बोलते हैं। अपने क्षेत्र की सीमाओं के अंदर सभी प्रकार की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए यही उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? मांझी। ठीक, किसी भी प्रकार का सामाजिक या राजनीतिक गतिविधि होती है तो उसको कौन देखेगा? मांझी देखेगा, और वही उस पर निर्णय लेगा। ठीक है, आगे अगर बात करें, संथालों का जनजाति स्वरूप इनकी विवाह पद्धति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष रूप से स्पष्ट होता है। विवाह पद्धति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष रूप से आपको स्पष्ट होता है। ये बहिर्विवाही होते हैं, अर्थात इनमें समगोत्रीय विवाह नहीं हो सकता है। बहिर्विवाही मतलब अपने गोत्र से अलग विवाह करना, उसी को हम लोग बहिर्विवाही बोलते हैं। ये लोग अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। प्रमुख गोत्रों हसडाग, हेम्ब्री, बेसरा, बास्के, बेडिंग, भरमू, भरंडी, किस्कू, पौरिया, टुडू, सरेन तथा चोरे में विभक्त है। अर्थात संथाल के अनेक गोत्र हैं, जिसमें इनके प्रमुख 12 गोत्र हैं, और 12 गोत्रों में कह सकते हैं कि इनका विभाजन हुआ है। और इनका जो विवाह होता है ये बहुविवाही होता है, यानी कि ये सब एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते। जैसे जो संथाल हसडाग गोत्र के हैं, या जो संथाल हेम्ब्री गोत्र के हैं, वो हेम्ब्री गोत्र के संथालों से विवाह नहीं करेंगे, वो अलग अलग गोत्रों में विवाह करते हैं। ठीक, इन गोत्रों के उपयोग भी होते हैं ना। ठीक, हर एक गोत्र के अपने विशेष समारोह होते हैं, जिनमें गोत्र के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती। एक गोत्र के सदस्यों का परस्पर सहयोग भी सामाजिक दृष्टि से आवश्यक होता है। एक गांव में प्राय एक ही गोत्र के लोग रहते हैं, इसलिए विवाह के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है, क्योंकि सम गोत्र में, उसी गोत्र में इनको विवाह नहीं करना है। तो एक गांव में ज़्यादातर एक ही गोत्र के लोग हैं, तो अगर शादी करनी है तो उस गोत्र में करनी नहीं है, दूसरे गोत्र में करनी है तो दूसरे गांव जाना पड़ेगा। ठीक, इसमें यौन संबंध पर कठोर प्रतिबंध नहीं होता है। विवाह पूर्व भी ऐसे संबंध स्थापित हो सकते हैं, लेकिन जिस लड़की से यौन संबंध हो जाता है उससे विवाह करने का अनिवार्यता
होता है ना। जैसे यौन संबंध भी बनाना भी इनके यहाँ कोई कह सकते हैं कि पाबंदी नहीं है। कोई भी लड़का लड़की आपस में मिल सकते हैं, यौन संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी लड़के लड़की ने यौन संबंध स्थापित कर लिया है तो उनका विवाह होना निश्चित है या अनिवार्य होता है। उन दोनों लोगों का विवाह बाद में करा दिया जाता है। ये लोग एक ही विवाह करते हैं, विवाह की आयु निश्चित होती है तथा विवाह की कई प्रथाएं प्रचलित है, जिनमें प्रमुख है निम्न है। अर्थात इनके यहाँ विवाह करने की अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं। और लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि इनके यहाँ एक ही विवाह होता है, बहुविवाही नहीं होते हैं ये लोग। एक लोग की एक ही शादी होती है। ठीक, तो अब उन जरा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सा विवाह है, किस किस तरीके से ये लोग शादी करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें पढ़नी है ना। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में अगर आता है तो उसको लिखेंगे भी। तो अगर सबसे पहली बात है, कई प्रथाएं प्रचलित हैं, तो अगर पहली प्रथा की हम बात करें तो उस प्रथा का नाम है आपका नियमित विवाह या बपला विवाह। नियमित विवाह या बपला विवाह। इसमें क्या होता है, इसमें लड़के का पिता उपयुक्त लड़के की तलाश करता है और उपयुक्त वधू मिल जाने पर उसके पिता को रुपए तथा कपड़े आदि का उपहार देकर शादी तय कर लेता है। सामान्य तरीका है जिसको आप लोग अरेंज मैरिज के नाम से जानते हैं, जिसमें लड़के का लेकिन लड़का ही लड़की ढूंढता है। लड़के के पिताजी जाएंगे ना, लड़के के पिताजी जाएंगे, लड़की ढूंढेंगे, उनको जो पसंद आएगी उनकी बहू, उसको उसके बाद वो लड़के के अगर पसंद आ गई तो लड़के के पिता को कुछ उपहार कुछ पैसे देकर शादी तय कर देते हैं और फिर दोनों लोगों की शादी हो जाती है। तो इस तरीके की प्रथा को नियमित विवाह या बपला विवाह के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरी कौन सी प्रथा प्रचलित है या दूसरा कौन सा तरीका है इनके यहाँ संथालों में शादी होने का। तो जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा देखते हैं, घरदी जवाई प्रथा। घरदी जवाई प्रथा, इसमें क्या होता है, लड़का लड़की के पिता के घर में 5 साल रहकर काम करता है। जिस लड़के को जिस लड़की से शादी करनी है पहले वो लड़की के पिता के घर जाएगा अर्थात लड़की के घर जाएगा और वहां पर 5 साल रह के काम करेगा। तत्पश्चात एक जोड़ी बैल, कृषि उपकरण तथा चावल आदि कुछ सामान लेकर वह लड़की से शादी करके अपना अलग घर बसा लेता है। तो शादी करने से पहले 5 साल उसके साथ रहना है परिवार में, यानी लड़के के परिवार लड़की के परिवार में, वहाँ पर काम करना है। उसके बाद फिर आप काम करने के लिए एक जोड़ी बैल, चावल वगैरह कुछ सामान लेकर अपना अलग घर बसा लेता है। तो इस तरीके के विवाह को घर दी जवाई प्रथा के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। और ये किस जनजाति में होता है, संथाल जनजाति में। हर जनजाति की बात नहीं कर रहे हम लोग, संथाल जनजाति की बात कर रहे हैं। तीसरा जो तरीका इनके यहाँ इतुत प्रणाली। इतुत प्रणाली, एक तो सामान्य हो गया, दूसरा घर दी जवाई और तीसरा इतुत प्रणाली। इतुत प्रणाली में क्या होता है, कोई लड़का अपनी पसंद की लड़की के माथे में बलपूर्वक सिंदूर या मिट्टी लगा देता है और दुगना कन्या मूल्य देकर शादी कर लेता है। जैसे किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई तो फिर वो जबरदस्ती जाएगा उस लड़की उस, जैसा कि भाई अभी वर्तमान समय में भी हो रहा है ना, झगड़ा मार पीट हो रहा है, तो वो लोग भी वही करते हैं, जबरदस्ती जाएंगे, सिंदूर वगैरह या मिट्टी वगैरह लगा देंगे और उसके बाद फिर जितना लड़की का मूल्य होता है उसको चुकाएंगे, लड़की के पिता को देंगे और लड़की से को शादी करके लड़की को अपने साथ लेके आएंगे। इस प्रणाली को हम लोग इतुत प्रणाली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखें, चौथा जो प्रथा है शादी करने का वो है नीर बिलोक प्रथा। नीर बेलोक प्रथा, इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, कोई लड़की अपने मनपसंद लड़के के घर में चावल की शराब लेकर बैठ जाती है और किसी भी कीमत पर बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होती है तो उसे घर की बहू मान लिया जाता है। अब देखिए दो चीजें हो सकती है ना, कि लड़के को लड़की से प्रेम हो सकता है या लड़की को लड़के से प्रेम हो सकता है। अगर लड़का को लड़की से प्रेम हो गया, कोई लड़की पसंद आ गई तो लड़का जाएगा जबरदस्ती उस लड़की को सिंदूर लगाएगा, उसके बाद जो मूल्य होगा उसको छुपा कर लेके चला आ जाएगा, तो उसको हम लोग इतुत प्रणाली बोलते हैं। और जबकि अगर जस्ट अपोजिट होता है, किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है, लड़के भले न पसंद हो लेकिन लड़की को कोई लड़का अगर पसंद आ जाता है, उसे प्रेम हो जाता है, तो लड़की क्या करती है
जाती है डायरेक्ट उसके घर पर, शराब वराब लेके बैठ जाती है ना, चावल से बनी शराब लेकर बैठ जाती है और कहती है हम जाएंगे नहीं, हम शादी करके रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। तब फिर क्या होता है कि ठीक है, उनको उनकी उस घर की बहू मान लिया जाता है, उस लड़के से उसकी शादी करा दी जाती है। तो इस प्रथा को हम लोग या फिर कह सकते हैं कि संथाल लोग नीर बिलोक प्रथा के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है किरीन जमाई पद्धति। किरीन जमाई पद्धति अगली प्रथा, यह सब अपनाई जाती है जब कोई लड़की विवाह पूर्व संगोत्री लड़के से गर्भवती हो जाती है। क्योंकि संथाल संगोत्री विवाह अपवित्र मानते हैं, इसलिए किसी अन्य गोत्र के लड़के से उसकी शादी 2 बैल 2 गाय तथा कुछ अन्य उपहार में देकर कर दी जाती है। अब ऐसा होता है कि भाई प्रेम चल रहा है, किसी का प्रेम प्रपंच चल रहा है, जैसा कि इस समय चल ही रहा है, तो लेकिन वर्तमान समय में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब संथालों में ये होता है, कोई लड़की गांव में ही किसी लड़के से प्रेम कर लेती है और वो किसी मान लीजिए कि यौन संबंध बनने पर वह प्रेग्नेंट हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि जिसको आप कह सकते हैं गर्भवती हो जाती है, तब फिर समस्या बढ़ गई। क्योंकि संथाल लोग समगोत्री विवाह करते नहीं हैं, तब फिर वो किसी अलग गोत्र के या दूसरे गांव के लड़के से बात करते हैं और फिर उसको बैल वगैरह गाय वगैरह, यानी जिसको आप लोग बोलते हैं रिश्वत, या जिसको आप लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, दहेज, दहेज ज़्यादा देकर फिर उसकी शादी दूसरे से कर दी जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं किरीन जमाई पद्धति। ये कब होता है, जब कोई लड़की शादी से पूर्व ही प्रेग्नेंट हो जाए या फिर गर्भवती हो जाए। ठीक, नेक्स्ट है आपका संगा पद्धति विधवा या तलाक। संगा पद्धति नेक्स्ट आपका क्या है, संगा पद्धति छठवां नेक्स्ट या फिर लास्ट कह सकते हैं। तो ये 5-6 प्रमुख प्रथाएं हैं संथालों में विवाह करने की, जिसके द्वारा यह अनुमान आप लगा सकते हैं कि संथालों की सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी। इसलिए ये बताया जा रहा है ना कि संथालों की सामाजिक व्यवस्था कैसी है। तो संगा पद्धति में क्या होता है, इसमें कोई विधवा या तलाक पाई स्त्री के विवाह के लिए अपनाई जाती है। यानी कि कोई इसी लड़की की शादी हुई, वो विधवा हो गई, किसी वजह से लड़के का देहांत हो गया, या फिर किसी लड़की को लड़के ने छोड़ दिया, उसका तलाक हो गया, तो ऐसी लड़कियों का दोबारा विवाह कराने के लिए संगा पद्धति अपनाई जाती है। इसमें स्त्री अपनी सहेलियों के साथ पुरुष के घर जाती है, पुरुष उसके माथे में सिंदूर लगाता है और विवाह संपन्न माना जाता है। ठीक, आसान है, सिंपल है, आराम से गई घर पे और उसके बाद उस पुरुष ने अपने सहेलियों के साथ जाएगी, पुरुष उसको शादी करके अपने घर रख लेगा। तो ये हो गए, कह सकते हैं कि वहाँ के विवाह करने के अलग अलग तरीके। ये 6 प्रथाएं हैं संथालों में जिस तरीके से विवाह होता है। तो उनके नाम छबोगे आप याद रखेंगे, उसमें क्या होता है, ये बहुत सिंपल चीज़ है, एक बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। आगे और भी देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था इनकी कैसी है। संथालों में बाहा सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है जो मार्च में मनाया जाता है। जो धार्मिक पर्व है, सबसे बड़ा धार्मिक पर्व कौन सा है, बा मतलब त्योहार, उत्सव। ठीक, इस अवसर पर देवताओं को बलि चढ़ाकर गांव के निरोग रहने की प्रार्थना की जाती है। सोहरई इनका दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। एक अन्य त्योहार है जिसको सोहरई बोलते हैं, जो अक्टूबर में फसल काटने के समय मनाते हैं। इसमें सब घरों के भोजन और चावल की शराब एकत्र करके सामूहिक भोजन और नाच होता है। क्या होता है, सामूहिक भोजन और नाच होता है। संक्रांत फरवरी में मनाया जाने वाला इनके शौर्य प्रदर्शन का उत्सव होता है। शौर्य प्रदर्शन का उत्सव होता है जिसमें तीर चलाने की प्रतियोगिता होती है। तो इसमें इस पैराग्राफ में मुख्य रूप से उनके त्योहारों के बारे में बात की गई है या धार्मिक चीज़ों के बारे में बात की गई है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि इनके ये बाहा नाम का त्यौहार मनाते हैं, सोहरई नाम का त्यौहार मनाते हैं, सकरात नाम का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रमुख कह सकते हैं इनके यहाँ पर्व होता है या फिर कह सकते हैं कि त्यौहार होते हैं। बाहा जो सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है यानी धर्म से होता है, जो मार्च में मनाया जाता है, जबकि सोहरई जो इनका दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है यह अक्टूबर में मनाया जाता है और यह फसल कटने के समय मनाया जाता है। सब लोग जब सबकी फसल कटती है, खेती करते हैं, फसल कटते तो उस समय फिर ये सबके लिए भोजन और चावल और शराब एकत्रित करके सब लोग साथ में इकट्ठा होते हैं और अपना उत्सव मनाते हैं।
और एक और त्योहार मनाते हैं सुकरात, जो कि फरवरी में मनाया जाता है, और ये लोग वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करते हैं, सौर प्रदर्शन करते हैं, जिसमें तीर चलाने की प्रतियोगिता भी की जाती है। ठीक, संथाल किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं होते हैं, किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं होते हैं। ये प्रायः प्रकृति पूजक होते हैं, अर्थात इनका कोई धर्म नहीं होता है, न तो हिंदू न तो मुस्लिम, ये किसी भी धर्म के अनुयायी नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये प्रायः प्रकृति पूजक होते हैं, यानी ये केवल नेचर की पूजा करते हैं, यानी कि प्रकृति की पूजा करते हैं। ये मारन गुरु को, जिसे ये लोग चंदो बाबा कहते हैं, चंदो बाबा या मारन गुरु उनके देवता का नाम है, ये इसको सबसे सर्वोपरि मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस चंदो बाबा में ईश्वरी सत्ता विराजमान है। तो याद रखेंगे भाई, चंदो बाबा इनके भगवान का नाम है, जिसको मारन गुरु भी कहा जाता है। प्रत्येक गांव में एक सुरक्षित स्थान होता है, जिसे जोहार थान कहते हैं, तथा वहां पर पूजा होती है। अपने पुजारी की ये नायके कहते हैं। क्या कहते हैं? नायके। इन्हें अपने रीति रिवाजों पर इतना गर्व है कि ये उन्हें कभी छोड़ते नहीं है। संथाल गायों को बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं एवं गाय पूजन का एक त्योहार मनाते हैं, जिसे ये अपनी भाषा में सिहाराम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिहाराम। ये जो स्पेशल नाम है, ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में भी लिखने का काम आएगा, और आगे अगर आप लोग कंपटीशन देते हैं ज्योग्राफी से, तो फिर वहाँ पर भी ये बहुत काम आएगा। तो ये लोग गाय को पूजते हैं, और गाय को पूजने के लिए जो त्योहार मनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिहाराम बोलते हैं। अपने पुजारी के ये लोग नायके बोलते हैं, और इनके गांव में प्रत्येक स्थान पर एक सुरक्षित स्थान होता है, जिसे जोहार थान के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखें तो हम लोग, जो संथाल लोग होते हैं स्वभाव से बड़े सच्चे होते हैं, परिश्रमी होने के साथ साथ स्वावलंबी भी होते हैं। स्वभाव से सच्चे होते हैं तभी तो इनका शोषण होता है, जैसा कि पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। अलग अलग जगहों पर ये काम करने जाते हैं तो इनका शोषण होता है। भीख शब्द तो इनकी भाषा में ही नहीं है, मतलब ये भीख कभी नहीं मांगते हैं, करेंगे, खाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे। इनके स्वभाव का अध्ययन करते समय दिवाकर साहू समीन ने लिखा है कि मतलब ये भाई संथालों के बारे में जब अध्ययन किया गया, तो उसमें जब दिवाकर साहू ने इनके स्वभाव के बारे में जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने लिखा है, संथालों की सादगी और सरलता सराहनीय ही नहीं, अनुकरणीय है। मतलब संथालों की जो सादगी है, जो सरलता है, वह केवल कह सकते हैं कि सराहनीय नहीं है, केवल तारीफ करने योग्य नहीं है, अनुकरणीय है, अपनाने लायक है। आप वैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे अनुकरणीय है, उजले हृदय इस काले पुतलों के अंदर छिपे हैं, वैसे सभ्य संसार में भी दुर्लभ है। जैसे उजले हृदय, यानी जैसे सच्चे व्यक्ति, हालांकि ये काले होते हैं देखने में, तो इन काले पुतलों के अंदर जैसा उजला हृदय है, यह पूरे संसार में दुर्लभ है और कहीं भी देखने को शायद ही मिले, ऐसा दिवाकर जी का कहना है, जिन्होंने संथालों के स्वभाव के बारे में अध्ययन किया था। तो ये हो गए आपके संथाल। तो आप लोगों ने संथाल का निवास क्षेत्र, संथाल का आवास, संथाल का भोजन, संथाल का शारीरिक बनावट और साथ साथ संथाल की सामाजिक संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि अलग अलग स्पेशलाइज्ड टर्म दिए गए हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है ना, चंदो बाबा जो इनके भगवान का नाम है। उसके साथ साथ आप लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें अलग अलग पर्व के नाम आप लोगों ने पढ़े हैं। अलग अलग पर्व में जो अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं, जैसे सोरई है, उसके बाद सकरात है ना, ये सब अलग अलग पर्व हैं जो इनके द्वारा मनाई जाती है। और इनके यहाँ अलग अलग विवाह पद्धतियाँ भी प्रचलित हैं, जिसमें संगा पद्धति, किरीन जवाई पद्धति, नीर बुलोक प्रथा, इतुत प्रणाली, घर दी जवाई प्रथा, नियमित विवाह या बपला विवाह, ये कुछ प्रमुख विवाह के तरीके हैं जो संथाल जनजाति अपनाती है, जिसको ये लोग प्रथा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा संथालों की शारीरिक बनावट के बारे में, और उसके बाद आवास के बारे में, उसके बाद वस्त्र और आभूषण, भोजन, और उसके बाद आप लोगों ने चर्चा की या हम लोगों ने चर्चा की इसके आवास क्षेत्र के बारे में, जीवन यापन के ढंग के बारे में, भाषा के बारे में, प्रजाति विशेषताओं के बारे में, और निवास क्षेत्र के बारे में। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं कि संथाल के बारे में आप लोग को पर्याप्त जानकारी हो गई है और इसके बारे में आप लोग आसानी से 300, 400, 500 शब्दों में लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक बार 2 बार आप ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, न समय मिले तो सुन लीजिए ईयरफोन लगा के। तो आपको हालांकि सारी चीज़ें मैं बोल दे रहा हूँ, कहानी की तरह आप इसे सुन भी लेंगे तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आप संथाल से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को आसानी से लिख पाएंगे। चलिए, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम एक नई जनजाति के साथ जो भारत की जनजाति होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।